जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग जो है ना लाइट चैप्टर के पार्ट 3 करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छा तरीका से करा दिया है, तो इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 3 के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे, यानी लाइट में ही। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3। हमने आपको पढ़ा दिया है परावर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, स्टेटोस्कोप क्या है ना। उसके बाद से मैंने ऑप्टिकल फाइबर क्या है, मैंने बताया था कि स्टेटोस्कोप जो है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम कितने हैं, ये सब सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे कि सबसे पहले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। दर्पण का हम लोग टॉपिक करेंगे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहां से स्टार्ट करते हैं हम दर्पण, ठीक है ना। तो जब दर्पण की बात करें तो दर्पण आपके मेनली आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका समतल दर्पण, एक हो जाएगा आपका समतल दर्पण, दूसरा हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण, और तीसरा हो जाएगा आपका परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो दर्पण आप लोग 3 देखिएगा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह जो होता है समतल होता है। आप लिख लीजिए इसको, समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में आपको मेनली 2 भाग पढ़ने हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये गोलीय दर्पण का भाग है, और एक होता है उत्तल दर्पण। देखिए, और गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, माने गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है ना, जिसका एक न एक सतह क्या होता है, रजित होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक न एक सतह क्या होता है, रजित होता है, ठीक है ना। उसके बाद परवलयिक दर्पण, वैसा दर्पण जो परवलयिक हो यानी पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। देखिए, परवलयिक दर्पण का मतलब होता है वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। जैसे समतल दर्पण आप लोग बनाना चाहे तो ये समतल दर्पण है, ये देखिए नीचे कलई किया हुआ है, ये आपका क्या है, समतल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समतल दर्पण है। समतल दर्पण का द्वारक ये कहलाता है, ये जहां तक कलई किया हुआ है ना, प्रकाश की किरणें जहां से रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती चली जाएंगी, यहाँ पे पढ़ के, तो इसका क्या कहलाता है, ये दर्पण क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है, जहां से ये किरणें रिफ्लेक्ट होके चली जाती हैं। बात समझ आ रहा है ना। और गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना, जिसका कोई ना कोई सतह क्या होता है, रजित होता है। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, अवतल और उत्तल। आपसे एग्जाम में गोलीय दर्पण का डिफरेंस कभी नहीं पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। परवलयिक दर्पण भी आपसे एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। तो परवलयिक दर्पण वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परवलयिक दर्पण कहते हैं। देखिए, समतल दर्पण ये हो गया। गोलीय दर्पण आपका ऐसे होता है, गोलीय दर्पण में एक आपका जो है ना, ये अंदर की तरफ अगर कलई किया है, अगर अंदर की तरफ कलई किया है तो ये आपका अवतल है, और बाहर की तरफ कलई किया है तो ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ये क्या है आपका, उत्तल दर्पण। और अंदर की तरफ है तो वह क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो ये आपका क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, अवतल और, ठीक है नहीं, ये थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, ये बाहर से जब रहेगा तो इसको कहेंगे अवतल, ये उल्टा लिखा गया है, अवतल दर्पण। और ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अंदर की तरफ अगर रहेगा और बाहर की भाग से परावर्तन होगा तो इसे कहेंगे उत्तल दर्पण या अवतल। इसको मैं और डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अवतल दर्पण में बताता हूँ।
अवतल दर्पण। देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये आपका अवतल दर्पण है, ये दिखाई दे रहा है ना। ये आपका बाहर से कलई किया हुआ है और अंदर का भाग क्या है, धसा है, यानी अंदर से आपका रिफ्लेक्शन होगा। कहने का मतलब बाहर कलई करने का मतलब है प्रकाश उधर से जाएगा तो उधर टकरा के वापस लौट आएगा, क्योंकि बाहर क्या है, पेंट किया गया है। तो पेंट किए आप लोग शीशा देखिएगा ना, तो शीशा के पीछे क्या होता है, वो कलई किया हुआ रहता है ना, तभी ना लाइट जाता है तो रिफ्लेक्ट मारता है उधर से। तो ये बाहर कलई किया हुआ है, यहाँ से परावर्तन होगा, ये आपका मुख अक्ष कहलाता है, ये एक्स वाई क्या कहलाता है, आपका मुख अक्ष कहलाता है। अगर कोई किरण यहाँ से जाती है तो यहाँ से टकरा के क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके क्या करती है, इधर क्या होती है, आती है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये बाहर से क्या हुआ है, कलई किया रहता है, और परावर्तक सतह इसका क्या होता है, धसा होता है, इसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का चित्र आप लोगों को याद रहना चाहिए, लिख देते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ रहता है, धसा रहता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा हुआ रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, उत्तल दर्पण देखिए ऐसे होता है, देखिए ये आप देख लीजिए, इधर कलई किया रहेगा और ये भाग क्या है, उठा हुआ है, देख रहे हैं ना, यह भाग आपका उठा हुआ है ना, इधर क्या हुआ है, कलई किया हुआ है। तो ये किरण जाएगी तो उधर नहीं जा पाएगी ना, तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना, लगेगा ऐसे, ये मैं बता रहा हूँ, यानी रिफ्लेक्शन इधर की तरफ होगा, उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। बस समझ रहे हो। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उधर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन किधर होगा, इधर होगा। इसका भाग क्या हुआ है यहाँ पे, इसका भाग यहाँ पे क्या हुआ है, उठा हुआ है, देख रहे हैं ना आप लोग ना, इसका भाग इधर की तरफ क्या होता है, उठा हुआ होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। यानी हम कह सकते हैं उत्तल दर्पण के डिफिनेशन में, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग मैं बता देता हूं आप लोगों को। अवतल दर्पण इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए, हजामती दर्पण एगो मेन याद रखिएगा। हजामती दर्पण समझते हैं लोग, सैलून वगैरह में किसका प्रयोग किया जाता है, ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। रोगी के नाक, कान, गले की जांच में, नाक, कान, गले, नाक है, कान है, नाक का हो जाएगा नोज, कान का हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ईयर, और गले का आपका हो जाएगा एन। मैंने ऐसा समझिएगा, नाक, कान, गले की जांच में किसका उपयोग करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कोई भी डॉक्टर नाक, कान, गले की जांच में किसका उपयोग करेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामती दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद गाड़ी का जो आप लोग हेडलाइट देखते हैं, गाड़ी का हेडलाइट, वो जो आगे फोकस मारने वाला होता है, बड़ा वाला गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, साइड मिरर नहीं कह रहे हैं, गाड़ी का हेडलाइट जिससे अजोर जाता है रात में, गाड़ी जो है जिससे प्रकाश में चलती है गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। गाड़ी के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे सर्च लाइट में, ये नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, सर्च लाइट में। उसके बाद आपका लेजर लाइट में, कहाँ पे, लेजर लाइट में। उसके बाद आपका सौर सेल जो होता है ना, सौर प्लेट,
सौर प्लेट, सौर प्लेट में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण, नाक कान गले की जांच में अवतल दर्पण, समझ में रहना। अच्छा, दांत के डॉक्टर भी क्या रखते हैं आपकी? अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। आखिर इसका ऐसा उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण इसका उपयोग जो होता है ना वह इन सब कार्यों में किया जाता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब यह बना के देता है, समझ में रहना। सर्च लाइट में, लेजर लाइट में, सौर प्लेट में, इस सब में कहाँ किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बात और बता दें, इस अवतल दर्पण को आप लोग इस अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उस एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि उसे क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कौन दर्पण कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसको? अवतल दर्पण को अभिसारी, यानी यदि कहीं से प्रकाश की किरण जा रही है, अवतल दर्पण में पड़ती है, तो वो उसे एक बिंदु पर क्या करता है? केंद्रित कर देता है। तो जब एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। वैसा दर्पण लिख लीजिए। वैसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसारित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण को हम लोग कौन दर्पण कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, इसके उल्टा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, पसारी का मतलब क्या होता है? वो पसार देता है ना। किसी चीज को क्या कर देना? प्रसार देना, है ना। जैसे धान उन रख के छत पे क्या करते हैं हम लोग? पसारते हैं। तो उसी तरह ये उत्तल दर्पण क्या करता है? एक बिंदु पर किरण नहीं भेजता है, बल्कि किरण इस पर आती है ना तो उसे विभिन्न जगहों पर क्या करता है? फैला देता है। यही कारण है कि हम लोग उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। पसार देता है किरणों को, क्या करता है? पसार देता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। याद रहेगा, ट्रिक याद करिए। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। उपसारी, उपसारी, है ना। कोई काम नहीं करते हैं कि कोई ऊ आएगा तो पसारेगा। तो उत्तल दर्पण क्या करता है? पसार देता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। और अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण पे, लिख लीजिए, अवतल दर्पण पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह उसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। राइट। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह उसे एक बिंदु पर केंद्रित न करके बल्कि विभिन्न जगहों पर क्या करता है? फैला देता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप लोग समझ गए। उत्तल दर्पण का भी उपयोग आप लोग समझ जाइए। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पे होता है? साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर साइड मिरर, इसको पश्च दृश्य कहते हैं। पश्च दृश्य के रूप में हिंदी में कहेगा तो पश्च दृश्य, हिंदी में कहेगा तो पश्च दृश्य, इंग्लिश में कहेगा तो साइड मिरर। साइड मिरर समझते हैं ना, गाड़ी में आगे साइड लेने के लिए मिरर लगा होता है। ठीक है ना। तो साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता है? तो कहिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है ना, किसी भी वस्तु का छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। माने छोटा और उसका क्या कहता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण क्या होता है? छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। या ऐसे भी लिखिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। कैसे लिखिएगा? लिख लीजिए, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसके कारण वह किसी भी वस्तु का छोटा एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में करते हैं। कोई दिक्कत? अरे उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक का प्रतिबिंब न बनता है, इसमें नो डाउट है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए
तो ये आपका हो गया साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना। तो किसका उपयोग करते हैं साइड मिरर में? उत्तल दर्पण का। दूसरा आप लोग परावर्तक रोड पर जो परावर्तक लाइट होती है ना, रोड का जो परावर्तक लाइट होती है, वहां पे भी किसका उपयोग करते हैं? साइड मिरर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, परावर्तक के रूप में। सपोज दैट आपको लाइट को फैलाना है, चौराहे पर जो लाइट लगी रहती है, चौराहे पे जो लाइट लगी रहती है उसमें कौन दर्पण रहेगा? तो सिंपल बात है कि वो आपका उत्तल दर्पण रहेगा, क्योंकि उसको लाइट को क्या करना है? फैलाना है। कोई दिक्कत नहीं ना है। परावर्तक के रूप में किसका उपयोग होता है? तो आपका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया। आगे बढ़े हम। उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। दर्पण हो गए 3 प्रकार के, समतल, गोलीय, परवलयिक। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह क्या होता है? रजित होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण का डिफिनेशन लिख दिया, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो रहता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग मैंने यहाँ पे क्या किया? आपका लिख दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है, ठीक है ना। तो हम लोग ये इसको भी टॉपिक को क्लियर कर लें। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, है ना। ये नॉर्मल वीडियो नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ ये पृथ्वी पर कोई भी एग्जाम दीजिएगा जिससे लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आते हो 100 में 100 ये क्या होता है? लड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग स्किप मत कीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा आप लोग, बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता, के प्रतिबिंब की विशेषता। देखिए समतल दर्पण का प्रतिबिंब की विशेषता होती है काल्पनिक होता है। क्या होता है यह? इसका प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। और कैसा होता है? काल्पनिक होगा तो कैसा होगा? सीधा होगा। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक बनता है और क्या होता है? सीधा रहता है। 3 नंबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। और ये पार्श्विक क्या होता है? उल्टा होता है, पार्श्विक होता है। यह पार्श्विक गुण दिखाता है ना। यानी पार्श्विक इसमें क्या होता है? पार्श्विक विपरिवर्तन होता है। पार्श्विक विपरिवर्तन होता है। विपरिवर्तन, पार्श्विक विपरिवर्तन का मतलब होता है अगर आप मिरर में ऐसे आप दायां हाथ दिखाइएगा तो आपका बायां हाथ दिखाई देगा। समझ में रहना। आप मिरर में दायां हाथ उठाइएगा तो आपको कैसा हाथ दिखाई देगा? बायां हाथ है। तो पार्श्विक क्या होता है? विपरिवर्तन होता है। यानी उदग्र स्तंभ के अक्ष या 180 डिग्री में क्या होता है? प्रतिबिंब मुड़ जाता है। पार्श्विक विपरिवर्तन क्या होता है? जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र स्तंभ के अक्ष 180 डिग्री मुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक विपरिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद से ये सब चीजें तो हैं ही, उसके बाद से मैं आपको 1-2 और चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप समतल दर्पण में यदि आप u वेग से जाइएगा तो आपका प्रतिबिंब उधर से 2u वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि आप समतल दर्पण की तरफ है ना, यदि v वेग से जाइएगा, किस वेग से जाइएगा? v वेग से जाइएगा तो प्रतिबिंब 2v वेग से दिखाई देगा। तो उधर से प्रतिबिंब कितना वेग से? 2v वेग से आता प्रतीत होगा, यानी दुगुना प्रतीत होता है। याद रखिएगा आप लोग। यदि आप समतल दर्पण में u वेग से जाइएगा, यानी आप 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दिखाई देगा आता हुआ, ठीक है ना। यानी समझ में आ रहा है ना, यानी रफ्तार दुगुनी हो जाती है। आप 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जाइएगा तो उधर से 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतिबिंब चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये आपका है। यदि आप समतल दर्पण में u वेग से जाएगा तो उधर से 2u वेग से, या v वेग से जाइएगा तो 2v वेग से, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 नंबर इसका विशेषता होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। समतल
दर्पण में प्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब देखते हैं फिल्मों में क्या होता है, 2 से 4 रोल किए जाते हैं, है ना, या एक वस्तु का 10 गो प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो कैसे होता है? अच्छा, एक और टॉपिक याद आ गया मुझे कि आपको अपना पूरा चेहरा देखने के लिए आपको, है ना, आपको पूरा चेहरा देखने के लिए दर्पण आपसे आधा होना चाहिए। देखने के लिए दर्पण आपसे कितना होना चाहिए, है ना, दर्पण आपसे कितना होना चाहिए? दर्पण आधा होना चाहिए, कम से कम दर्पण आधा होना चाहिए। ये क्या लिख रहे हैं ध्यान मत दीजिएगा, क्या हम बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा लोग। यानी अगर आप 5 फीट के हैं तो दर्पण कम से कम कितना फीट होना चाहिए? 2.5 फीट होना चाहिए, तब आपका पूरा प्रतिबिंब क्या होगा? दिखाई देगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ रहे ना। यदि आप 6 फीट के हैं तो ये समतल दर्पण कितना होना चाहिए? 3 फीट होना चाहिए, यानी दर्पण आपसे आधा होना चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब, बहुप्रतिबिंब, देखिए यदि 2 समतल दर्पणों के बीच यदि थीटा कोण, 2 समतल को अगर मैंने इधर से एगो समतल दर्पण है और एगो इधर समतल दर्पण है, दोनों समतल दर्पण को अगर किसी कोण पर रखते हैं, आप थीटा कोण पर रखते हैं, है ना, कोण कुछ ना कुछ कोण बना कर रखिएगा ना, जैसे कि ऐसे बना कर रखना 90 डिग्री हो गया, थोड़ा सा झुका दिए तो 90 डिग्री से कम हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर दिए तो 90 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा आप लोग को? अगर सीधा रखते हैं तो 90 डिग्री, दो तरफ से सीधा 90 डिग्री, थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं तो क्या हो गया? 90 डिग्री से कम हो गया, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं 90 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो यदि 2 समतल दर्पणों को, समझिएगा ध्यान से, यदि समतल दर्पण को बहुप्रतिबिंब कैसे बनाता है? यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो प्रतिबिंब याद रखिएगा। 1 नंबर, यदि थीटा बटा 300, यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा अगर सम संख्या आई तो प्रतिबिंब की संख्या जितना आएगा ना, सम संख्या आएगा तो एगो कम कर दीजिएगा, n-1 होगा। अब ये क्या है देखिए, मान लीजिए 2 गो दर्पण रखे हैं, ये ठीक है ना, 360, मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 360 अगर बट्टा आप मान लीजिए कि 40 कीजिएगा, यदि 40 नहीं 50 कीजिएगा, 60 तो कितना आएगा? 6 गो आ रहा है ना। 360 बटा अगर 60 डिग्री के कोण पर अगर हो तो कितना आया? 6 आया। तो 6 क्या है? सम संख्या है ना। यदि 360 डिग्री बटा थीटा यदि सम संख्या आता है तो प्रतिबिंब कितना होगा? प्रतिबिंब बोलिए, प्रतिबिंब इससे एगो कम बनेगा, n-1, यानी 6 में से 1 गया तो कितना बनेगा? यानी आपका 5 प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5 प्रतिबिंब बनेगा। यानी ये अगर सम आएगा 360 बटा थीटा, यदि सम संख्या आएगा यहाँ पे तो प्रतिबिंब एगो कम बनेगा। यदि 360 बटा थीटा, यदि 360 बटा थीटा विषम संख्या आएगा, क्या आएगा? विषम संख्या, तो प्रतिबिंब उतना ही रहेगा, तो प्रतिबिंब उतना ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कि 360 बटा हम 40 किए, कितना आया? 9 आया, तो प्रतिबिंब कितना रहेगा? 9वें प्रतिबिंब रहेगा। तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? 9। घटाएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना है। यदि समद्विभाजक पर रखेंगे, एक और रूल याद रखिएगा, यदि है ना 360 बटा थीटा हो लेकिन समद्विभाजक पर रखें, समद्विभाजक समझते हैं, जैसे ऐसे कोई कोण है तो समद्विभाजक पर यहाँ पे रखते हैं आप, यहाँ पे समद्विभाजक मतलब क्या होता है? 45 इधर 45 इधर। यदि समद्विभाजक पर रखेंगे कोई दिक्कत नहीं ना, समद्विभाजक पर रखेंगे, ठीक है, इसको देखो, समद्विभाजक पर हो तो विषम संख्या
आने पर भी n-1 ही होगा, n-1 ही होगा क्या, प्रतिबिंब। कहने का मतलब वो कह देगा क्वेश्चन में कि यदि, अब आपको कैसे पता चलेगा समद्विभाजक में रखे हैं, तो क्वेश्चन में कहेगा यदि दो समतल दर्पणों को समद्विभाजक पर रखते हैं 40 डिग्री के एंगल पर, क्वेश्चन कैसे कहेगा, दो समतल दर्पणों को हम 40 डिग्री के एंगल पे समद्विभाजक पर रखते हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चा सब ऐसे याद किया रहेगा, है ना, 360 बटा थीटा, है ना, बटा कितना 40 डिग्री के एंगल पर है तो कितना है, 9 है ना, 9 है ना, तो 9 आ गया तो कहेगा 9 है, अच्छा तो 9 आंसर हो जाएगा, ये ना कहेगा बच्चा सब, ये ना कहेगा 9 आया, 360 बटा थीटा अगर विषम संख्या आया तो उतना ही प्रतिबिंब रख के चला आएगा, लगा के 9 चलाएगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह क्वेश्चन कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को हम समद्विभाजक पे रख रहे हैं तो विषम आएगा तो वो क्या होगा, n-1 होगा, यानी 9 में से वो क्या होगा, घट जाएगा, तो कितना प्रतिबिंब होगा, 8 प्रतिबिंब होगा। ये आपको समझ में आ गया ना। अच्छा, एक और आता है कि यदि 360 बटा थीटा भिन्न संख्या आता है, अब जरूर थोड़े हो कि आपका हमेशा ये ऐसे आ जाए, भिन्न में पूर्णांक में भी आ सकता है ना। यदि भिन्न संख्या आता है यानी पूर्णांक आता है, भिन्न संख्या या पूर्णांक के रूप में आता है, या किसके रूप में आता है, पूर्णांक के रूप में आता है तो पूर्णांक आंसर होगा, क्या होगा, पूर्णांक आंसर होगा। यही चीज को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, नहीं दिखाई दे रहा तो यदि, ये 4 नंबर रूल है, यदि 360 बटा थीटा यदि भिन्न संख्या आए, यदि क्या आए, भिन्न संख्या आए तो पूर्णांक नहीं कहते हैं, पूर्णांक 2 पूर्णांक 4 बटा 4, तो पूर्णांक आंसर होगा, क्या होगा, पूर्णांक आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जांपल लिए, 360 बटा आपने कर दिया 50 डिग्री, जरूर थोड़ा है हमेशा 40 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 50 डिग्री आ गया तो एक सोना से एक सोना कट गया ना, कट गया तो कितना आएगा, 7 पूर्णांक 1 बट्टा 5 आएगा ना, 7 पूर्णांक 1 बट्टा 5 आएगा। यदि ऐसे रूप में आ गया प्रतिबिंब, ऐसे आ गया तो आंसर हो जाता है 7। आंसर क्या होता है, आंसर पूर्णांक वाला होता है, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 360 बटा थीटा यदि सम संख्या आता है, अब थीटा क्या है अपने मन से, जैसे कि कहेगा जैसे कि दो समतल दर्पणों को 60 डिग्री के थीटा पर रख रहे हैं तो आपको पता चल गया 60 डिग्री है ना, आपसे कह देगा, आप समझिए कैसे पता चलेगा, अरे भाई पता नहीं कुछ, आपसे कह दिया जाएगा, समझ में आ रहा है ना कि 60 डिग्री के एंगल पर रख रहे हैं तो 360 बटा 60 कितना आया, 6 आया, तो सम संख्या आया तो एगो कम हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब हो जाएगा। और 360 बटा अगर 40 करेगा 9 आएगा, 40 डिग्री के एंगल पर रखेगा, अगर 9 आया, 9 चौका 36, तो प्रतिबिंब वही रहेगा, विषम रहेगा। तो लेकिन कहेगा समद्विभाजक पर रख रहे हैं तो दिमाग में रखिएगा ये वो कम हो जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो, समझ में आ रहा है ना, चाहे वो विषम ही क्यों ना हो, और भिन्न के रूप में होगा तो पूर्णांक वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो समतल दर्पण और प्रतिबिंब की विशेषता मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये अवतल दर्पण में, है ना, गोलीय दर्पण के विभिन्न पद कौन कौन से होते हैं तो उसको देखते हैं, ठीक है। अब क्या डाउट है कि 360 बटा थीटा अगर सम संख्या आता है तब क्या होगा, तभी n-1 होगा, समद्विभाजक पर रखेंगे तो, ठीक है ना, और विषम आए तभी n-1 होगा जब समद्विभाजक पर रखेंगे तो। नेक्स्ट है आप लोगों को मैं बता रहा हूं गोलीय दर्पण की कुछ विशेषता, कुछ विभिन्न पद, है ना, कुछ विभिन्न पद। देखिए ये स्फेरिकल मिरर हो गया, इसका ये जो केंद्र होता है ना, इसको C से सूचित करते हैं आप, सेम टू सेम सर्किल पढ़ रहे हैं ऐसे समझिए को। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। आप वीडियो को रोक के मेरी बात सुने हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो वह सोचिएगा चल रहा है तब तो दिक्कत हो जाएगा, समझ ना। तो इसको लिख लीजिएगा तो आपके लिए आगे अच्छा रहेगा, आप एग्जाम में लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसे C से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए अगर आपका बाहर से कलई किया हो, देखिए बाहर से क्या किया हो, कलई किया हो,
तो देखिए परावर्तक सतह धंसा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये है आपका अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। और ये अगर आपका ये अंदर से कलई किया हो, देख रहे हैं ना यहाँ पे, अगर आपका अंदर से कलई किया हो, अंदर से, इसको अगर दो भागों में ऐसे बांटिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो अगर अंदर से, ये हो गया आपका कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ तो ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। और देखिए यदि सेंटर से होकर कोई रेखा जाती है, सेंटर से होकर कोई रेखा जाती है, किसी भी गोलीय दर्पण में सेंटर से होकर अगर कोई रेखा हम लोग खींचते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष डिफिनेशन, वैसी रेखा जो किसी गोलीय दर्पण में सेंटर से होकर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, है ना। इसे एक्स वाई से क्या कहते हैं? हम लोग सूचित करते हैं। अब आप बताइए ये सर्किल है कि नहीं है? जब ये सर्किल है तो यहाँ से यहाँ तक इसे क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसका क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। ये भी इसका क्या होगा? आर होगा। समझ लो। तो एक आता है आपका वक्रता त्रिज्या, आप लोग समझ गए? वक्रता त्रिज्या समझ गए, सॉरी वक्रता त्रिज्या पढ़ना है। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र आप लोग समझ गए। और मुख्य अक्ष समझ गए, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष आप लोग समझ गए। मुख्य अक्ष क्या कहलाता है? सेंटर से होकर जाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। एक्स वाई क्या है? आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। अच्छा, वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आगे मैं और लिख दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ये आपका कौन दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है, दिखाई दे रहा है ना। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये एक्स वाई क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। एक्स वाई मुख्य अक्ष है। यहाँ पे रहता है पोल, यहाँ पे क्या रहता है? पोल, ध्रुव। यहाँ पे क्या रहता है? पोल। ये यहाँ पे क्या है? पोल है। ये आपका पोल कहलाएगा, पोल, ध्रुव। क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए अगर ये एम है और इसको एम डैश कहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो लिख लीजिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। डिफिनेशन लिख लीजिए, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं, दर्पण में जहां तक कलई किया हुआ है, जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। या दर्पण जहां तक प्रकाश का परावर्तन करता है उसे दर्पण का क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। लिख लिए। नेक्स्ट आइए, तो दर्पण में द्वारक M1 और M2 है। मुख्य अक्ष समझ गए। अब समझिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं फोकस दूरी। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है? आपका C रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? C, यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले का गोले का भाग होता है उसे सेंटर कहते हैं, यानी C से डिनोट करते हैं। C के जस्ट बाद यहाँ पे रहता है F। अब F का डिफिनेशन क्या है मैं आपको लिख देता हूं। यहाँ पे दर्पण है ना पर आपतित किरण, या हाँ आपतित किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। दर्पण पर आपतित किरण जिस बिंदु से होकर, माने परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। सपोज दर्पण को कोई किरण आ रही है और यहाँ पे परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी ना उसी को पकड़ के कहेंगे तू मुख्य फोकस है। समझ रहे ना। तो दर्पण पर आपतित किरण परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम लोग मुख्य फोकस कहेंगे। राइट, समझ में आ गया। और गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसे बड़ा आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, मैं लिख दे रहा हूं, फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी क्या है?
एक क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या क्या है, ये भी लिख देता हूं, वक्रता त्रिज्या क्या है। तो देखिए यह फोकस दूरी और पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी का फोकस बिंदु, ये मुख्य फोकस है ना, फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अरे जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से वहाँ तक की बीच की दूरी उस जगह के बीच की दूरी बोलते हैं। मान लीजिए कि बेतिया और पटना की दूरी, तो बेतिया और पटना की दूरी को बेतिया और पटना की दूरी बोलते हैं ना। उसी तरह मुख्य फोकस तथा ध्रुवी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। तो लिख सकते हैं आप लोग 1 नंबर ये फोकस दूरी का मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच की दूरी F कहलाती है, यानी मुख्य फोकस कहलाती है। कोई दिक्कत, मुख्य फोकस कहलाती है। इसे किससे डिनोट करते हैं, छोटका F से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा 2 नंबर वक्रता त्रिज्या, तो समझ में आ रहा है ना, C तथा P के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C तथा P के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, C तथा P के बीच की दूरी ये क्या कहलाएगी आपका, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे R से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये जो R होता है ना, यहां से यहां तक R होता है और यहां से यहां तक ये F होता है ना, तो ये भी F ही होता है। ये दोनों दूरी आपस में क्या होता है, समान होता है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होती है, समान होती है। तो ये एगो F मिलकर को F हो गया, 2 गो F किसके बराबर होता है, बड़का R के बराबर होता है। तो एक फार्मूला आता है F = R/2। ये भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रहा, ये F और ये F दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एगो F को गो F, 2 गो F किसके बराबर होगा, बड़का R के बराबर होगा। तो F = क्या हो जाएगा, R/2। ये सभी सारी चीजें समझ में आई आप लोगों को, ये वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, समझ रहे ना, मुख्य अक्ष क्या है, पोल क्या है, ये सभी चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया। अब मैं आप लोग को 1-2 चीजें और बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए ये सब सारी चीजें हो गया। हाँ, जो ये अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, इसमें F तथा R दोनों नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं। आगे बताऊंगा, बता दे रहा हूं। अवतल दर्पण में F तथा R दोनों नेगेटिव होते हैं। यानी F अगर प्लस में दिया हो 4 ना, तो हम अवतल दर्पण होगा तो उसको -4 ही सवाल बनाते समय क्या करेंगे, लिखेंगे। वो आपसे कहा नहीं जाएगा कि आप -4 लिखिए। आप समझ जाइए खुद से कि 4 है, अगर अवतल दर्पण है तो F पर क्या होगा, -4 ही होगा। और उत्तल दर्पण में प्लस हो जाता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में कोई दिक्कत नहीं है। उत्तल दर्पण में F एवं R क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट डे हम लोग और आगे करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।